नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। शासन के निर्देश के क्रम में महानगर के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा फरवरी माह में दिव्यांग बच्चों को प्रयागराज के महाकुंभ में जाने का मिलेगा अवसर। आज सुबह 11 बजे गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर गगहा थाना क्षेत्र के सराय चौराहे के पास रोडवेज की बस से उतर रहे यात्रियों को पीछे से आ रही राप्तीनगर डिपो की बस ने टक्कर मार दी, जिससे 17 लोग घायल हो गए हैं और एक महिला की मृत्यु हो गई। कल 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किए जाने वाले केंद्रीय आम बजट को लेकर आम नागरिकों ने अपनी उम्मीदों और सरकार से मिलने वाली रियायतों को लेकर प्रस्तुत किए अपने उद्गार। और सैयद मोदी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट की हो गई है आज से शुरुआत। 3 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 110 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। और अब गतिविधियां विस्तार से। शासन के निर्देश के क्रम में महानगर के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा फरवरी माह में दिव्यांग बच्चों को प्रयागराज के महाकुंभ में जाने का अवसर मिलेगा। इस बात की जानकारी मीडिया कर्मियों से दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी डॉक्टर कमलेश कुमार वर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि 50 से अधिक छात्र छात्राओं को महाकुंभ में ले जाया जाएगा, जिससे उनके आने जाने, रहने व भोजन आदि की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाएगी। प्रयागराज में कई हमारे एक स्टॉल लगाए गए हैं और यह हमें निदेशालय से भी आदेश हुआ है कि दिव्यांग बच्चों यदि जो भी जनपद के हैं स्कूलों से उन्हें एक बार कुंभ का भ्रमण कराया जाए, जो बच्चे अपनी इच्छा से जाना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ गोरखपुर से हमारे सभी स्कूलों से, जैसे चाहे वो दृष्टिबाधित बालक हो, दृष्टिबाधित बालिका हो या संकेत मूक बधिर बच्चे, इनके गार्जियन, इनके मतलब मेन उन बच्चों को जो बच्चे जाने के लिए इच्छुक हैं, उसके लिए इनको बसों के माध्यम से एक अभी प्लान बनाया जा रहा है कि 5 फरवरी को ले जाया जाए, ताकि वो 6 को ईजिली वो स्नान करा के फिर उन्हें कुछ टीचर के साथ स्टाफ के साथ भेजा जाएगा और वो सब फिर नहान करके आएंगे। आज सुबह 11 बजे गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर गगहा थाना क्षेत्र के सराय चौराहे के पास रोडवेज की बस जब यात्रियों को उतार रही थी, उसी समय पीछे से आ रही राप्तीनगर डिपो की बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे लगभग 17 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौत हो गई। घायलों को सीएचसी पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। दुर्घटना में घायल यात्रियों ने बताया कि रोडवेज बस की लापरवाही की वजह से यह घटना हुई। ये कौन है? पीआई इलाहाबाद से आ रहे थे, गाड़ी में पीछे वाला मार दिया धक्का। वो भी सरकारी गाड़ी थी, यह भी सरकारी गाड़ी थी। ये उतार रहा था, एक आदमी को धीरा किया और उसकी गाड़ी स्पीड में थी, वो मारा धक्का, नीचे गिर गया। कितने लोग घायल हुए, कुछ जानकारी हो पाई? अरे अब अपन लड़ाई मनाई अपन जी कह तो कहाँ से आप आए? इलाहाबाद से आ रहे हैं। नहीं, कहाँ घर है आपका? घर हमारा पड़ेगा हिरौली थाने के पास, एक गांव छपिया है। कौन है ये जो घायल है? हमारी दादी हैं। कहाँ से आए हो? लोमबनी से। कहाँ गए थे? नहाने। सहायक यातायात निरीक्षक श्रीवास त्रिपाठी और इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक ने बताया, जैसे घायल कुछ लोग हुए हैं जिनका गगहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उनका ट्रीटमेंट करा करके अन्य बस में भेज दिया गया और परिचालक को चोट लगी है, जो उनको वहाँ से रिफ़र किया गया है, तो ये सदर हॉस्पिटल में ले आया गया है उनको। क्या सूचना मिली, कितने लोग घायल हुए टोटल? घायल 7-8 आदमी हुए हैं, जो हल्की चोटें आई हैं। उसमें एक मरीज़ यहाँ भी आया है जो नेपाल का रहने वाला है, उसको हल्की चोट है, तो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आ गया है। ये सूचना मिली है कि गगहा थाना क्षेत्र में कुंभ से यात्री लौट रहे थे, 2 बस का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें लगभग हमारे पास 15-16 लोग आए हैं। जितने भी घायल हैं उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। एक डेड बॉडी आई है फीमेल की, जिसको मर्चुरी में रखवा के पुलिस सूचना भेज दी गई है। घायलों का इलाज कर दिया गया है
3 घायल की स्थिति ज़्यादा गंभीर देखते हुए उनका प्राथमिक उपचार करके उनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। केंद्रीय आम बजट भारत सरकार द्वारा कल 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसे लेकर आम नागरिकों ने अपनी उम्मीदों और सरकार से मिलने वाले रियायतों को लेकर अपने उद्गार प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तुत है एफएरेबिट लाइव की एक रिपोर्ट। ऐसे में जो लोग हैं उनको कितनी उम्मीदें हैं, लोगों के घरों का जो घरों में जो भोजन की थालियां हैं, क्या उसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसके लिए लोगों ने कड़ी मेहनत और मशक्क़त करते हैं, 8 से 10 घंटे काम करते हैं। हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं और तमाम जिम्मेदार पदों पर रह चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जो बजट है उस बजट से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, क्या लगता है ये बजट कैसा होना चाहिए? देखिए, हम जो यहाँ पर उपस्थित हैं इसमें अधिकांश लोग सीनियर सिटीजन ही हैं और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोगों के पेंशन पर इनकम टैक्स लिया जाता है। मतलब पेंशन जो है, जो एक जीवन निर्वाह भत्ता होता है, रिटायरमेंट के बाद सरकार देती है कि किसी तरह से जिए, मरने ना पाए हमारे सरकारी कर्मचारी, लेकिन हमसे भी इनकम टैक्स लिया जाता है। तो जो बच्चे हैं, जो परिवार है, उसको कैसे आगे हम बता रहे हैं। तो एक तो ये बात हुई, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए जो सरकारी स्कूल होते हैं वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। शिक्षा की बात कही गई है, क्योंकि शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा, शिक्षा को और बेहतर बनाना होगा। क्या लगता है कि जो आज का दौर है उसमें बजट कैसे चल पा रहा है, क्योंकि कल बजट आने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके का बजट चाहते हैं आप? देखिए, बजट तो संभावित है, अभी बजट आएगा तो उस पर हम प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन मेरी मांग है और ये आम जनमानस की मांग है, और विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, अक़लियत के लोगों, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए शिक्षा आज सुलभ नहीं हो पा रही है। शिक्षा हमारी सबसे अधिक महंगी हो चुकी है। 1 लाख से नीचे किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता है। गरीब तबके के लोग कैसे एडमिशन कराएंगे अपने बच्चों का? आज DU में चले जाइए, वहाँ जो है 30,000 पर महीने का खर्चा एक बच्चे का है। देखिए, बजट में शिक्षा का जो सिस्टम है उसको बढ़ाने की बात कही जा रही। क्या लगता है जो घर की थाली है वो सच पा रही है? आजकल घर की थाली इतना कठिन हो गया है कि जो हम लोग चूँकि सभी पेंशनर्स हैं, उतनी धनराशि उपलब्ध नहीं होती है कि हम पूरे महीने का खर्चा चलाएं, और बच्चे भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, तमाम जिम्मेदारियां हैं। तो सबसे बड़ी बात अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जो पेंशन मिलता है उस पर टैक्स ना लगाया जाए। ये हम लोग कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, उसको भी बंद कर दिया गया। 0 बैलेंस पर एडमिशन होता था, उसको भी बंद कर दिया गया। चूँकि मैं शिक्षा विभाग का अधिकारी रहा हूँ और डायरेक्टर पद से रिटायर हुआ हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा है कि हमारे सरकारी विद्यालयों में अत्यंत गरीब तबके 90% बच्चे वहाँ अध्ययन करते हैं। इस बजट में लोगों को शिक्षा को और बेहतर बनाने की बात लोग कर रहे हैं कि इस बजट में जो भी बजट आएगा उसमें शिक्षा को और बेहतर किया जाए। क्या लगता है कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी ज़रूरी है? स्वास्थ्य को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनका बजट आने वाला है? जी सर, शिक्षा तो ज़रूरी है ही, क्योंकि शिक्षा ही हमारा मूल आधार है। जब हम शिक्षित रहेंगे तभी जाकर के समाज का, राष्ट्र का विकास हो सकता है। उसी के साथ जो है स्वास्थ्य पर भी जो है विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दवाएं इतनी महंगी होती जा रही हैं, डॉक्टरों के खर्च इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि आम आदमी का जीवन जो है बहुत मुश्किल हो गया है। बजट से कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, इस सरकार का अगर पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये सरकार हमेशा ऐसा बजट बनाती है कि उसमें गरीब तबकों का कोई भला नहीं होता है। अभी आपने पूछा कि क्या इस बजट से महंगाई थाली जो है कि कुछ कम होगी। आज जो है कि इसके पहले पेपर में रोज़ आ रहा है कि घर का जो कि ये मतलब किचन है, किचन की थाली महंगी हो गई है। उसका कारण है
इतनी महंगाई, हर चीज़ पर इतना बृहद महंगाई। और सबसे बड़ी बात है यहाँ जो एम्प्लॉई रहे हैं, जो है डियरनेस अलाउंस की जब बात आती है, डीए की बात आती है, तो इनका कौन सा एनालिसिस होता है कि 5-6% के बाद हमेशा 3%, 2%, 1%, 4, इनका मैक्सिमम 4% है। देखिए, लोगों का मानना है कि जो बजट है वो समावेशी होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि बजट से लोगों को बहुत ही उम्मीदें हैं। ऐसे में जो वित्त मंत्री हैं कि निर्मला सीतारमण, उनसे लोगों ने ये डिमांड की है कि शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ जो घरों की थालियां हैं उनको उसको भी सजोने के लिए इस बजट में जगह होना चाहिए। और लोगों को उम्मीद है कि यह जो बजट होगा वो आम लोगों के लिए होगा। एफिडेविट लाइव के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। दीवानी न्यायालय में टीबी उन्मूलन के आलोक में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने टीबी उन्मूलन की दिशा में विशेष योगदान करने के निमित्त लोगों को शपथ दिलाई। वचनबद्धता दोहराते हैं। मैं टीबी से प्रभावित लोगों और परिवारों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि वे लोग फिर से स्वस्थ और सम्मानित जीवन जी सके। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव ने कहा कि अभियान के दौरान जोखिम जनसंख्या वाले लोगों की स्क्रीनिंग में बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी होगी। देखिए, ये 100 दिवसीय अभियान के दरमियान जो है, जो आपको 9 दिसंबर से शुरू हुआ है, 24 मार्च तक चलेगा। इसमें सभी लोगों को गांव-गांव जितने प्रत्येक व्यक्तियों को ये अवेयरनेस करना है, टीबी के विषय में जानकारी देना है। टीबी को कैसे हम लोग प्रिवेंटिव एस्पेक्ट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, सभी को एक्सरे करवाया जा रहा है, जांच करवाया जा रहा है। और जो अधिक जोखिम वाले व्यक्ति हैं, वल्नरेबल व्यक्ति, उनको विशेष करके ये कहा जा रहा है कि आप आगे आएँ अधिक से अधिक और अपना जांच कराएं, एक्सरे कराएं, ब्लड का टेस्ट कराएं। स्पूटम निकल रहा है तो स्पूटम का जांच कराएं। अगर जांच में पॉजिटिव आपकी हो जाती है तो आपकी दवा भी निःशुल्क मिल जाए। जिलाधिकारी ने आईजीआरएस के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में अपर नगर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने बताया कि नगर निगम में प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। आईजीआरएस संदर्भों के निस्तारण की समीक्षा जो है शासन स्तर पर होती है और इसीलिए हम हमारे यहाँ अभी आईजीआरएस का कंट्रोल रूम बनाया है। वहाँ पर जो भी शिकायतों का निस्तारण होता है उसकी क्वालिटी की हम लोग चेक कराते हैं और जिनका निस्तारण सही नहीं होता है या समय सीमा के अंदर निस्तारण नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का भी उसमें प्रावधान है। तो उसी के क्रम में एक शिकायती पत्र शासन से आया था, वो नगर निगम से संबंधित था और उसमें स्ट्रीट लाइट को सही कराने की बात थी। तो उसमें अपर नगर आयुक्त द्वारा उसको सही ढंग से निस्तारण नहीं किया गया समय से और वो फिर दोबारा डिफल्टर हो गया। तो इसी लेकर उनको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो मेरा सभी लोगों से यह अनुरोध है कि जो भी शिकायतों का निस्तारण है वो क्वालिटी पूर्वक करें और समय सीमा के अंदर करें। विगत दिनों सहजनवा के ग्राम बक्सा में 2 किशोरों की हत्या की घटना को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी और पीड़ित परिवारों को अहेतुक सहायता प्रदान किए जाने की मांग की है। महोदय के सामने रखा गया क्योंकि इसमें मामला आर्थिक सहायता की बात है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति के संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हरिशरण गौतम ने कहा कि किशोरों का परिवार अत्यंत गरीब है, इसलिए यथाशीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। वहाँ पर 2 दलित बच्चों की निर्मम हत्या 23-24 जनवरी की रात में हुई है। 12 साल 14 साल के बच्चे थे। वो कुछ ही दिनों में अपने परिवार के लिए अर्निंग हैंड्स होते, आर्थिक मददगार होते। उन बच्चों की हत्या से वहाँ परिवार दोनों परिवार बहुत टूट गया है। हम लोगों ने खुद मौका मुआयना किया, वहाँ जा कर के देखा और उनके दर्द को समझा। और उसी के संबंध में हम लोग जिलाधिकारी महोदय को और एसएसपी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन बना करके आज अभी हम लोग जिलाधिकारी को दिए हैं, एसएसपी को अभी देने जा रहे हैं। ट्रैफिक विभाग द्वारा ऑटो में लगे बम्पर को हटाए जाने का अभियान महानगर के विभिन्न चौराहों पर चलाया जा रहा है। अब तक 30 से अधिक ऑटो का बम्पर हटाया जा चुका है। इस बात की जानकारी
एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने दी है। एनडीए के नियमों के अनुसार गाड़ी में कोई परिवर्तन बिना परिवहन विभाग के अनुमति के नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका उल्लंघन करते हुए ऑटो में बहुत लोग बम्पर यूज करते हैं और बम्पर यूज करने का एक दूसरा साइड इफेक्ट ये होता है कि वो दूसरे वाहनों को क्षति पहुंचाते हैं और बिना डरे हुए जबरदस्ती घुसते हैं गाड़ियों के बीच में। इसको देखते हुए इनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसका एनबीए में चालान किया जा रहा है, इनका बम्पर भी जमा कराया जा रहा है और कटवा के हटवाया जा रहा है, प्लस उसका खर्च उन्हीं को देना पड़ेगा और एमबीए का चालान भी इनके द्वारा किया जा रहा है। तो मेरा सबको निर्देश है कि जितने ऑटो चालक हैं ये सभी बम्पर यूज नहीं करेंगे। सैयद मोदी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट की आज से शुरुआत हो गई है। 3 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 9 वर्ष से 11 वर्ष बालक वर्ग और 13 वर्ष के एकल तथा बालक बालिका 15 वर्ष तथा अन्य विभिन्न वर्गों में कुल 110 बच्चे भाग लेंगे। टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि मंकेश्वर नाथ पांडे ने बताया, गोरखपुर क्लब लिमिटेड इस नगर का अति प्राचीन क्लब है और इसके द्वारा बैडमिंटन प्रेमियों को लगातार प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाता है। चूँकि इस क्लब के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सदस्य हूँ, मुझे पता है कि यह हॉल आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से 40-50 वर्षों से लगातार बैडमिंटन प्रेमियों के लिए एक प्रमुख केंद्र है। नियमानुसार सुबह और शाम यहाँ पे प्लेयर, चाहे वो क्लब के सदस्य हों या अतिथि सदस्य हों, वो आते और खेलते हैं। सेठ हैमार जयपुरिया स्कूल गीरा कैंपस में आगामी 4 फरवरी को 10 बजे से 1 बजे तक नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जैद अशफाक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच की जाएगी। आइए इस अवसर का लाभ उठाएं और जांच कराकर उचित सलाह लें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए FA लाइव। धन्यवाद।